हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी क्लास होने वाली है। ये हिंदी की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी। यदि आप लोग दूसरी और पहली क्लास को मिस किए हो तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि पहली और दूसरी भी क्लास इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता, गुण, दोष, पहचान को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो किसी की विशेषता बताए, उसके गुण के, दोष या उसकी पहचान को बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, काला, सुंदर या बुरा। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार देखते हैं तो विशेषण के निम्न भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्याबोधक विशेषण, तीसरा है परिणाम बोधक विशेषण, चौथा है संकेत बोधक या सार्वजनिक विशेषण। विशेषण के 4 प्रकार पढ़ेंगे कि संख्याबोधक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है, परिणाम बोधक विशेषण क्या है, संकेत बोधक विशेषण क्या होता है। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोषों का ज्ञान हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जहाँ कहीं पर भी आपको संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण, दोष आदि का ज्ञान हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे गुण में अच्छा, सुंदर, भला, बुरा ये आपको दिखे तो वहाँ क्या होता है? गुणवाचक। जैसे दोष में शैतान, जहरीला, बुरा ये सारे शब्द मिले तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर ये सभी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। स्थान, ऊंच, नीच, अगला, पिछला, दशा में स्थित, दुबला, पतला, गीला, सूखा, अमीर। जैसे स्थिति आपको बताई जाए, दुबला है, पतला है, गीला है, सूखा है, अमीर है। रंग में बताया जाए, नीला, लाल, हरा, पीला ये सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। स्वाद में जैसे खारा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, स्पर्श, मुलायम, लोहेदार ये सारे हमारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है तो जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को गुण, दोष का ज्ञान बताया जाए वहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनमें से कौन जो शब्द है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला है संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्याओं का ज्ञान हो वहाँ संख्यावाची विशेषण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाची संख्यावाचक और अनिश्चयवाची संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाची जैसे 1000, अनिश्चयवाची संख्यावाचन में क्या होगा? 1000, 2000, 3000। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ अंकों की बात की जाए, जहाँ कहीं अंकों की बात की जाए उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यही बताया गया है कि जहाँ अंकों या संख्याओं की बात की जाए वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं, कक्षा में 30 बच्चे हैं तो किसकी विशेषता बताइए? बच्चों की। कक्षा में 30 बच्चे हैं तो संख्या की बात की गई, 30 बच्चे हैं तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। अगला है चाचा 8-10 टॉफ़ी दो। कहते नहीं है कि चाचा हमें 10-15 टॉफ़ी दो, 8-10 टॉफ़ी दो, 5-6 टॉफ़ी दो, 8-10 रुपये दे दो, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाची संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर संख्या या अंकों का बोध हो वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। अगला विशेषण है हमारा परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण क्या होता है? जिसमें परिमाण बताया जाए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चय परिमाणवाची और एक अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण। निश्चय परिमाणवाची विशेषण क्या होता है? जैसे 1 लीटर दूध,
अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण क्या होता है? थोड़ा दूध या थोड़ा पानी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे 2000 रुपये चाहिए, हमें 2000 रुपये चाहिए, ये तो संख्या गए, हमें 2000 रुपये चाहिए, कहें पापा हमें 2000 रुपये दीजिए, तो क्या वो संख्या की बात की गई है, तो ये हमारा संख्यावाची विशेषण हो गया। आगे लिखा भी गया है संख्यावाची विशेषण, तो ये हमारा संख्या, और हम पढ़ क्या रहे हैं? परिणामवाची। कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मुझे 2000 रुपये चाहिए, तो ये कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाची विशेषण है। अगला क्या है? एग्जाम्पल, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाची विशेषण है। अगला है, आज 4 केजी दूध लाना है, आज 4 किलो दूध लाना है, तो ये क्या है? परिमाणवाची। परिमाण बताया कि 4 किलो दूध लाना है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाची विशेषण हो जाएगा। अगला है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, साथ ही जब बहुत या अनेक में से किसी एक को छांटा जाए, किसी अनेक में से किसी एक को छांटा जाए या दिखाया जाए। आगे देखते हैं, जब यह वह आदि सर्वनाम किसी की विशेषता बताए, यह वह, ये क्या है? सर्वनाम है, किसी की विशेषता बताए तो सर्वनामिक विशेषण होता है। जब सर्वनाम की किसी विशेषता बताए, सर्वनाम की किसी विशेषता बताए तो वो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो तुम, ये एक सर्वनाम हो गया। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाना विशेषता बता रहा है, तुम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, जैसे ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यह एक सर्वनाम है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ता है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। याद रखेंगे सार्वनामिक की परिभाषा कैसे बनेगी? जहाँ कहीं सर्वनाम की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। अगली परिभाषा देखते हैं, प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? कुछ विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में ज़्यादा शैतान बच्चे हैं, मेरी कक्षा में ज़्यादा शैतान बच्चे, एक ज़्यादा हो गया, एक शैतान बच्चे, तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा? प्रविशेषण विशेषण हो जाएगा। जैसे यह किताब बहुत अच्छी है, यह किताब अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। जहाँ कहीं भी विशेषण की विशेषता बताए तो वहाँ पर प्रविशेषण होता है। आगे देखते हैं विशेष और विशेषण। विशेषण की परिभाषा तो पीछे लिखा दी गई, विशेष क्या होता है और विशेषण दोबारा देख लेते हैं। तो जो किसी की विशेषता, गुण, दोष, पहचान को बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण पिछले पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता, गुण को बताए, दोष को बताए और उसकी पहचान को बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है? विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, जिसकी हम लोग विशेषता बताते हैं। जैसे कुत्ता काला है, तो कुत्ता क्या हो गया? उसकी कुत्ता की विशेषता हम बता रहे हैं कि काला है कुत्ता, तो कुत्ता हमारा विशेष हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे विशेषण विशेष, काला हमारा विशेषण है और सांप हमारा क्या है? विशेष। सांप की विशेषता बता रहे हैं कि सांप काला है, तो सांप हमारा विशेष हो जाएगा और काला विशेषण हो जाएगा। जैसे पीला कपड़ा, कपड़ा हमारा विशेष हो जाएगा और इसकी
पीला क्या हो गया, पीला हमारा विशेषण हो गया। मंत्री, मंत्री हमारा विशेष हो गया। कमीना कैसा है, विशेषण हमारा कमीना है। अगला है जहरीला सांप, जहरीला हमारा विशेषण और सांप विशेष हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिया विशेषण। 2017 और 18 में पूछा भी गया है कि क्रिया विशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर लिखता है, क्या है, मोहन सुंदर लिखता है, तो मोहन ये हो गया, और सुंदर लिखाई, सुंदर लिखना, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताता है कि लिखता है, कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। तो क्रिया हमारा लिखना हो गया, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है, तो क्या हो गया, सुंदर हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अगला है एग्जाम्पल, रीता अच्छा गाती है। अच्छा हमारा एक विशेषण हो गया, और क्या गाती है, गाती क्रिया हो गया, तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है रेणु प्रतिदिन पढ़ती है। रेणु प्रतिदिन पढ़ती है, ऐसा तो नहीं है कि रेणु प्रतिदिन पढ़ती नहीं है, मतलब रेणु प्रतिदिन पढ़ती है। यदि इसी में कह दिया जाए रेणु पढ़ती है, तो इसमें विशेषता बताई नहीं गई, तो क्या हो जाए, इसमें विशेषण, क्रिया विशेषण होगा ही नहीं। तो रेणु प्रतिदिन पढ़ती है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, प्रतिदिन रेणु पढ़ती है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है गौरव यहाँ रहता है। गौरव यहाँ रहता है, रहता हमारा क्रिया की विशेषता हमारा यहाँ रहता है, तो गौरव हमारा यहाँ रहता है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा याद हुई आपको। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। जो क्रिया विशेषण होते हैं उनके 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतवाचक क्रिया विशेषण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको लिखा दिए गए हैं। इनको परिभाषित नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है काल। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुविकल्पी में, इस उत्तर से पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं, तो उसमें आंसर था काल। देखते हैं इसके बारे में, काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल की परिभाषा पूछी जाए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने में समय का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, समय का ज्ञान हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। जैसे निशा पढ़ रही है, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, तो समय का ज्ञान हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पर काल उसे कहते हैं। यही परिभाषा में लिखा गया कि क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने में का समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल की अगली परिभाषा है, जिस क्रिया के होने की स्थिति का बोध होता है काल कहलाता है। क्रिया की होने की स्थिति का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अगला टॉपिक है काल के प्रकार। काल के प्रकार, काल की परिभाषा पता हो गई। अब काल के प्रकार 2017, 18, 19 में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। तो काल के 3 प्रकार होते हैं, आप सभी लोग जानते हो, इंग्लिश में पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो चल रहा होता है, जो समय वर्तमान में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो या हम पढ़ते हैं, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी क्लास चल रही है, तो ये क्या है, वर्तमान समय हो गया, वर्तमान काल हो गया। अगला है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया होता है।
जो बीत गया होता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। भविष्यकाल क्या होता है, जो आने वाला समय होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अपनी लाइफ को आगे देखिए क्या होने वाला है आगे, उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल। तो काल के कितने प्रकार होते हैं, काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इनको इंग्लिश में कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट काल टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगला टॉपिक देखते हैं, वाचन। 2015 BTC फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था 2015 में कि वाचन क्या है। वाचन भाषा को 2 भागों में बांटा गया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ होता है मुख से बोलना, और लिखित भाषा का अर्थ होता है वाचन करना या पढ़ना। लिखित भाषा को देखकर बोलना या पढ़ना ही क्या कहलाता है, वाचन। लिखित भाषा को देखकर पढ़ना या बोलना ही हमारा क्या है, वाचन कहलाता है। आप लोग अपनी भाषा में परिभाषा बता सकते हैं कि भाषा को देखकर पढ़ना या बोलना ये हमारा वाचन कहलाता है। वाचन के उद्देश्य देखते हैं। वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। पहला नंबर है हमारा, बच्चों के पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ते समय उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। अगला नंबर है, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम चिन्हों आदि पर ध्यान देना। जब बच्चा पढ़ता है तो उनके स्वरों के उतार चढ़ाव और विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, यदि आप लोग मिस किए हो तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अगला नंबर है हमारा, वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, हम टीचर ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। बच्चा जब पढ़ रहा है तो टीचर को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा सही से पढ़ रहा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगला नंबर है, बच्चों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वो पाठ पढ़कर उसके भाव को ठीक ठीक समझ सके। बच्चे को ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वो पाठ को पढ़कर उसके भाव को ठीक ठीक से समझ सके। आप लोग क्लास के साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि नोट्स एग्ज़ाम के समय बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत उपयोगी होगी आपकी नोट्स से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको याद भी करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। वाचन के प्रकार 2015 में पूछा गया है कि वाचन के प्रकार कितने होते हैं। वाचन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन के 2 भाग होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं तो वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन और मौन वाचन। और सस्वर वाचन के कितने भाग होते हैं, सस्वर वाचन के 2 भाग होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। मौन वाचन के कितने भाग होते हैं, मौन वाचन के 2 भाग होते हैं। सस्वर वाचन के 2 भाग होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। और मौन वाचन के भी 2 भाग होते हैं, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं, वाचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। इनके भेद होते हैं, सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं और मौन वाचन के भी 2 भाग होते हैं। सस्वर वाचन क्या होता है, सस्वर वाचन स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। जो स्वर सहित वाचन किया जाता है, स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। जो स्वर सहित पढ़ते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन के गुण देख लेते हैं। उत्तम सस्वर वाचन के गुण, पहला नंबर है हमारा, पढ़ते समय अर्ध विराम या अल्प विराम अथवा पूर्ण विराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सस्वर वाचन का पहला नंबर है हमारा, इनका गुण है कि पढ़ते समय अर्ध विराम, अल्प विराम, वर्ण विराम, पूर्ण विराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम शब्द को पढ़ते हैं या वाक्य को पढ़ते हैं तो उनमें विराम चिन्ह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोग पहला नंबर ये भी बता सकते हैं, जब वाक्य को पढ़ते समय विराम चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नंबर है हमारा,
प्रत्येक शब्द वर्ण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। प्रत्येक शब्द या वर्ण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लिखा कुछ और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ण या शब्द का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगला नंबर है हमारा, वाचन में प्रवाह एवं गति का नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जैसे वाचन लिखा तो वाचन, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। एक स्पीड से पढ़ना चाहिए, एक गति से पढ़ना चाहिए, बराबर गति से पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए कि आपको ये भी ना लगे कि हम पढ़ नहीं पाते, किसी को ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम नहीं पढ़ पाते हैं और अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ये किसी को नहीं लगना। तो वाचन का प्रवाह एक नियंत्रण गति से करना चाहिए। अगला नंबर है हमारा, वाचन उसी विषय का करना चाहिए जिसमें रुचि हो। इसका मीन्स है कि वाचन हम उसी का करना चाहिए जिसमें आप लोगों को रुचि लगे। जैसे हमें पढ़ना अच्छा लगता है, तो पढ़ना अच्छा लग रहा है तो हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, हम ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। पापा कह रहे हैं बच्चों पढ़ो पढ़ो, हमारा मन ही नहीं लगता तो क्या पढ़ें। जैसे हमें पढ़ाना अच्छा लगता है, आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, उसमें हमें रुचि है तो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो वही काम करना चाहिए। वाचन का मतलब वही होता है, वही काम करो जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो। तो वही है, वाचन उसी विषय पर करना चाहिए जिसमें आपको रुचि हो। यहाँ से वाचन के गुण कंप्लीट होते हैं। वाचन में अगला नंबर है मौन वाचन। वाचन यदि पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन पढ़ चुके। सस्वर वाचन क्या होता है, जो स्वर सहित पढ़ते हैं या बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। मौन वाचन क्या होता है, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। आप लोग मौन वाचन बहुत पढ़े होंगे, सुने होंगे। जैसे किसी का देहांत हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है तो 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखते हैं। क्या कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें। तो मन ही मन उनकी आत्मा को क्या कहते हैं, शांति प्रदान करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। तो लिखित सामग्री को मन ही मन या चुपचाप बिना आवाज़ निकाले ही पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। आगे देखते हैं, जब बच्चा मौन वाचन सीख जाता है तो वह सस्वर वाचन का प्रयोग कम करता है। जब बच्चा मौन वाचन सीख जाता है तो सस्वर वाचन का प्रयोग कम करता है, क्योंकि मौन वाचन में थकान कम होती है। जब आप लोग मन पढ़ेंगे तो उसमें थकी कम लगेगी, क्योंकि जब बोलोगे तो बोलने में ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा जब निकलेगी आपकी तो थकावट महसूस होगी। और जब चुपचाप पढ़ोगे तो उसमें थकी कम लगेगी। तो मौन वाचन में क्या होता है कि थकान कम होती है, मौन वाचन करने पर थकान कम होती है। आगे देखते हैं क्या है, मौन वाचन में थकान कम होती है और समय की बचत होती है। आप लोग मौन वाचन करते हैं, कहीं भी आप लोग कहीं भी हो, समाज में हो, कहीं भी हो, तो क्या होता है, मन में आप लोग कुछ भी याद करते हो तो ना किसी को प्रॉब्लम होती है ना कुछ होता है। मन अपने मन में ही कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो। तो मौन वाचन में किसी समय की बचत होती है। मौन वाचन के उद्देश्य देख लेते हैं। मौन वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य है महत्व है, मौन वाचन अपने इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान और समय पर में कर सकते हैं। मौन वाचन हमने बताया था, मौन वाचन में क्या होता है, कहीं भी किसी भी समय पर आप लोग मौन वाचन कर सकते हो। आप लोगों को पढ़ना है, आपको याद है कि उसको मौन करना मतलब उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना है। तो आप चाहे समाज में हो चाहे भीड़ कहीं भी हो, आप लोग तो मन ही मन आप लोग पढ़ सकते हो, उसको याद कर सकते हो। दूसरा है, मौन वाचन में दूसरे को परेशान नहीं होना पड़ता है। मौन वाचन आप लोग करते हो चाहे जितने बच्चे हों, कक्षा में आप लोग टीचर भी हों, आप लोग कुछ स्टडी अध्ययन करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला नंबर है, मौन वाचन में किसी भी विषय पर चिंतन किया जा सकता है। मौन वाचन है
मौनवाचन में क्या होता है, किसी भी विषय पर चिंतन किया जा सकता है। जैसे टीचर पढ़ाने आ गए, टीचर पढ़ा रहे हैं हिंदी, आप लोग मौन कर रहे हैं, मौनवाचन कर रहे हैं किसका, इंग्लिश का। तो मौनवाचन किसी भी विषय पर चिंतन किया जा सकता है। अगला नंबर है हमारा, इसके द्वारा विषय की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। अगला इसका मतलब है कि जब मौन करते रहते हैं तो क्या होता है, गहराई तक पहुंच जाते हो। अगला नंबर क्या है, ये चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करती है। चिंतन और मनन का क्या करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है। इसमें बच्चे किसी बात को स्वयं समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, खुद समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, बुद्धि का विकास भी होता है। मौन वाचन से क्या होता है, बुद्धि का विकास भी होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, ध्वनि, वर्ण, अक्षर या उपसर्ग, शब्द, पद या उपवाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य ध्वनि हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, उससे बड़ा वर्ण होता है, वर्ण या अक्षर, उससे उपवाक्य, फिर शब्द होता है, फिर पद होता है, फिर उपवाक्य होता है और फिर वाक्य होता है। इसमें देखते हैं वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य उस समूह को कहते हैं, वे उस शब्द के समूह को कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ प्रकट होता है या पूर्ण भाव अभिव्यक्ति होता है, उसे वाक्य कहते हैं। अगली परिभाषा इसकी, उन सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे अपने विचार, भावों को एक अर्थपूर्ण में प्रकट करना ही वाक्य कहलाता है। और 2-3 मिनट की क्लास बची है, फिर क्लास को बंद करते हैं। अगला है वाक्य के प्रकार। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन एक हमारा कर्ता हो गया और खाता है ये क्रिया, एक क्रिया हो गई। जैसे सीता बाजार जाती है, सीता हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, और जाती है ये हमारी क्रिया हो गई। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अगला है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, एक या अधिक उपवाक्य होते हैं, एक वाक्य के साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, सूरज निकला एक वाक्य हो गया, इसका उपवाक्य ये है, इसलिए अंधेरा भाग गया, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया। अगला है पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही, पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही जवान आगे बढ़ गए। जैसे और एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कि एग्ज़ाम की डेट आते ही, पेपर के आते ही, पेपर की डेट आते ही पढ़ाई, आते ही पढ़ाई करना शुरू कर दी, पढ़ाई करना शुरू कर दिए, पेपर के आते ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया, कर दिए। तो इसमें एक वाक्य तो हो गया, पेपर की डेट आते ही और पढ़ाई करना शुरू कर दिए, आते ही पढ़ाई करना शुरू कर दिए, तो एक ये मिश्रित वाक्य हो गया।
तो मिश्रित वाक्य जान गए कि क्या होते हैं कि जिस एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में दो या अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, उसमें प्रधान उपवाक्य नहीं थे, केवल क्या था, किसी एक वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो उसे क्या कहते थे, मिश्रित उपवाक्य कहते थे। इसमें क्या है, जिस वाक्य में दो या अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें ये दिया गया है, और या किंतु परंतु लेकिन बल्कि यद्यप तद्यप आए हुए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यदि किसी वाक्य में और शब्द आ जाए, या आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु, लेकिन, बल्कि, यद्यप तद्यप ये शब्द आ जाएं तो वो उसकी पहचान क्या से हो जाएगी कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आप लोगों को इतना केवल याद रखना है कि जिस वाक्य के बीच में और आ जाए, या आ जाए, किंतु, यद्यप तद्यप, किंतु, लेकिन, बल्कि ये वाक्य आ जाएं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। राम कक्षा में गया परंतु वहाँ मोहन नहीं था। परंतु आया यहाँ पर, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। राम कक्षा में गया और परंतु वहाँ मोहन आ गया, या और आ जाए, राम कक्षा में गया और वहाँ मोहन नहीं था, ये बन जाएगा वाक्य, ये भी एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जब सूरज निकला और अंधेरा भागा। जब सूरज निकला और अंधेरा भाग गया, सूरज निकलते ही अंधेरा भाग गया। तीसरा नंबर है, यद्यपि मैं वहाँ गया तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। क्या है, यद्यपि मैं वहाँ नहीं था, देखो एग्जाम्पल पढ़िए, यद्यपि मैं वहाँ नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। मैं वहाँ नहीं था फिर भी पूरी घटना बता सकता हूँ, ये भी उपवाक्य हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आज की लास्ट स्लाइड है, यहीं से क्लास को समाप्त कर देते हैं। इसे पढ़ लेते हैं कि वाक्य रचना की विशेषताएं। वाक्य रचना की विशेषताएं क्या है, वाक्य रचना की विशेषताएं क्या है, तो पहला नंबर है शब्दों का क्रम। जब शब्दों का क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य हमारा बनेगा नहीं। दूसरा, स्पष्टता, वाक्य हमारा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आकांक्षा। अगला है वाक्य की सामर्थ्य, मधुरता, वाक्य ठीक से रचे जाएं। अगला है अनुच्छेद की सफलता, वाक्य पर निर्भर। ये वाक्य रचना की विशेषताएं हैं। अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।